दोस्तों नमस्कार। स्वागत आपका गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पे। मैं चेनाराम मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज डीडवाना। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन भारतीय शासन एवं राजनीति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संघ के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में हम संविधान द्वारा शक्ति विभाजन के आधार पर दो प्रकार की सरकारें देखते हैं। जब शासन की समस्त शक्तियां एक ही सरकार में केंद्रित कर दी जाती है तो उसे यूनिटरी या एकात्मक शासन कहते हैं, जैसा कि ग्रेट ब्रिटेन। परंतु जब संविधान द्वारा शासन की शक्तियों को यानी विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय, जो तीन प्रकार की शक्तियां होती है, और साथ ही भारतीय संविधान की सातवीं जो अनुसूची है जिसके अंदर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां जो विभाजित की गई है, इनके आधार पर संघ एवं राज्यों में शक्ति विभाजन होता है। और जब संघ और राज्यों में शक्ति विभाजन होता है तो दोनों प्रकार की सरकारें संविधान से शक्ति प्राप्त करती है। संविधान सुप्रीम होता है और यदि शक्ति विभाजन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या चेंजेस करना है तो दोनों ही सरकारों की इच्छा से होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विश्व के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि देश है जो संघीय शासन की स्थापना करते हैं। अतः भारत में जिस संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है उसका आज अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संघ का स्वरूप यानी नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन, और इसके बारे में आज विस्तार से इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अपन देखते हैं भारतीय संघ के स्वरूप के अंदर विवादग्रस्त पर्सन क्या है, द कंट्रोवर्शियल इश्यूज क्या है। देखना, कुछ विद्वान हैं जो भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में बोलते हैं, जिनमें डी बसु, केसी हियर, जी.एन. जोशी, डॉक्टर देशमुख। भारतीय संविधान के स्वरूप के विषय में पर्याप्त मतभेद है और इस संबंध में विभिन्न विरोधी मत व्यक्त किए गए हैं। प्रोफेसर केसी हियर का मानना है कि भारत का नया संविधान उसी शासन व्यवस्था को जन्म देता है जो अधिक से अधिक अर्ध संघीय है। यानी प्रोफेसर हियर भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्ध संघीय संघ की संज्ञा देता है। उसके बाद यदि हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण विचारक डी बसु को यदि देखते हैं, दुर्गादास बसु, वो कहते हैं कि भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है, न ही एकात्मक है, अपितु इन दोनों का मिश्रण है। यानी बसु साहब का मानना है कि भारतीय संविधान संघ और एकात्मक दोनों ही शासन व्यवस्थाओं का सम्मिश्रण है। उसके बाद जी.एन. जोशी का विचार है भारत संघ नहीं अपितु अर्ध संघ है, जिसमें एकात्मक राज्य की कतिपय महत्वपूर्ण विशेषताओं का समावेश है। यानी जोशी साहब भारतीय संघ को अर्ध संघ की ही संज्ञा देते हैं, जैसे कि प्रोफेसर केसी हियर देते हैं। उसके बाद डॉक्टर देशमुख कहते हैं कि भारतीय संघ न तो संघात्मक है न एकात्मक। एक सदस्य ने तो यहाँ तक कहा है कि ये 75% एकात्मक और 25% ही संघात्मक है। इस प्रकार भारतीय संघ के स्वरूप पर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, लेकिन सच पूछा जाए तो मूलतः इसका जो ढांचा है वो फेडरल है। भले ही अमेरिका संघ की भांति इसमें आदर्श संघ यानी मॉडल ऑफ फेडरेशन नहीं माना जा सकता। यानी हम अमेरिका और अन्य संघीय शासन व्यवस्थाओं की तुलना नहीं कर सकते। हमने हमारी संघीय व्यवस्था को हमारे हिसाब से अपनाया है, और यह अपन देखेंगे कि मेकिंग ऑफ द इंडियन फेडरेशन, इन भारतीय संघ का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी देखेंगे तब पता चलेगा। देखिए, कोई भी संघीय शासन व्यवस्था वाला देश होता है उसका निर्माण दो प्रकार से होता है, एक तो सम्मिलन द्वारा और सेकेंड पृथक्करण द्वारा। संघ निर्माण के दो ही तरीके, सम्मिलन और पृथक्करण। पहली प्रक्रिया के अनुसार बहुत से राज्य स्वेच्छा से एक नए संघ को, पहली सम्मिलन के अंदर बहुत से राज्य होते हैं और एक नए संघ को वो जन्म देते हैं। दूसरी प्रक्रिया में एकात्मक राज्य के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों का निर्माण कर उन्हें स्वायत्तता प्रदान की जाती है। जैसे पृथक्करण के अंदर एक एकात्मक राज्य है और उसको विभाजित करके एक संघीय व्यवस्था का निर्माण किया जाता है।
स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका की सम्मिश्रण की प्रक्रिया से, यानी स्विट्जरलैंड और अमेरिका में जिस संघीय ढांचे का निर्माण किया गया वो सम्मिलन की प्रक्रिया द्वारा हुआ है। दोनों में संघ के निर्माण से पूर्व राज्य मंडल के सदस्य राज्यों ने स्वेच्छा से संघ का निर्माण किया, जबकि कनाडा और ऑस्ट्रेलियन संघों का निर्माण इस पृथक्करण की प्रक्रिया के आधार पर किया गया। ब्रिटिश उपनिवेशकों को कई प्रांतों में बांटा गया और प्रत्येक प्रांत को स्वायत्तता दी गई। भारतीय संघ का निर्माण राज्यों के सम्मिलन और पृथक्करण के सिद्धांत, यानी हमारी जो संघीय व्यवस्था है उसका निर्माण इन दोनों के सम्मिश्रण से हुआ है। देशी राज्य जिनका पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व था, भारतीय संघ में उनको क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। और ब्रिटिश भारत का रूप एकात्मक था, जिसमें प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करके भारत को संघ राज्य बना दिया गया। ये प्रांत संघ में पृथक्करण के आधार पर सम्मिलित हुए थे। जिन प्रांत तो इस आधार पर आए और साथ ही देशी रियासतें सम्मिलन के आधार पर आई। तो भारतीय संघ का यानी मेकिंग ऑफ द इंडियन फेडरेशन का यदि अपन देखें जो निर्माण किया गया है वो मुख्यतः सम्मिलन और पृथक्करण दोनों ही सिद्धांतों के आधार पर किया गया है। अब अपन देखते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था के स्वरूप के अंदर ऐसे कौन से लक्षण हैं जो भारतीय संविधान को संघात्मक यानी फेडरेशन का रूप देते हैं। सरकार का एक प्रमुख वर्गीकरण है संघ और एकात्मक। संघात्मक राज्य वह व्यवस्था है जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्यों के मध्य समझौते पर निर्मित होता है। संघ और इकाइयों की सरकारों का पृथक एवं स्वतंत्र कार्य क्षेत्र और अस्तित्व होता है। इसमें दोहरी शासन व्यवस्था पाई जाती है। संघात्मक शासन व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं जो भारतीय संघ में देखने को मिलती है। नंबर 1 है द्वैध शासन की यानी दोहरे शासन की व्यवस्था। संघात्मक शासन में दो प्रकार की सरकारें दोहरे शासन तंत्र होते हैं। भारतीय संघ में भी केंद्र तथा राज्यों की सरकारें दोनों का अस्तित्व पृथक और स्वतंत्र है। उनका निर्माण एक संविधान सभा ने किया है तथा उनका आधार भारत का संविधान है। संविधान के अनुसार केंद्र तथा राज्य की सरकारें एक दूसरे के अधीन नहीं बल्कि भारतीय संविधान में दोहरेता के सिद्धांत का अंशतः पालन नहीं किया। राज्यों के संविधान भारतीय संविधान के अंग है या एक नागरिकता है, एक न्यायालय है और बहुत हद तक समान प्रशासन नियंत्रण की व्यवस्था और राज्यों की सीमा क्षेत्र नाम में संसद जब चाहे तब बदलाव कर सकती है। यदि हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में मूलतः दोहरता के सिद्धांत को अपनाया यद्यपि उनका पालन पूर्णतः नहीं किया गया है। सेकेंड है शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन संघीय शासन का सबसे महत्वपूर्ण एवं आधारभूत लक्षण होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में संघात्मक व्यवस्था की दूसरी विशेषता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। शक्ति विभाजन के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती है। जैसे अमेरिका स्विट्जरलैंड के संविधान में केंद्र की शक्तियों को लिपिबद्ध कर दिया और शेष शक्तियां राज्यों को दे दी। कनाडा के संविधान में दो शक्तियों की दो सूचियां, एक अधिराज्य के लिए दूसरी प्रांतों के लिए, अवशेष शक्तियां अधिराज्य में निहित है। भारत में नई पद्धति को अपनाया गया है। राज्य और केंद्र की शक्तियों की पृथक पृथक सूचियों के अतिरिक्त एक समवर्ती सूची बनाई जिस पर दोनों का समान अधिकार है। शेष शक्तियां केंद्र में निहित है। या ना हमारे यहाँ पर अवशेष शक्तियां केंद्र को दी गई है क्योंकि 1935 का अधिनियम है उसके अंदर गवर्नर को दी गई थी। इस प्रकार विभिन्न सरकारों के कार्य क्षेत्र लिखित और निश्चित है। साधारणतः केंद्र तथा राज्य सरकारें एक दूसरे के क्षेत्र में दखल नहीं करती है। फिर है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता संघीय शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता इसके 3 आशय है। प्रथम, संविधान लिखित है, निश्चित और स्पष्ट है। द्वितीय, संघ राज्य में संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, इसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। इस अर्थ में भी भारतीय संविधान सर्वोच्च है। संविधान की विधियों की सर्वोच्चता का ये अर्थ भी है कि उसे दुष्परिवर्तनशील होना चाहिए। संवैधानिक विधियों के निर्माण और परिवर्तन की प्रक्रिया विधियों के निर्माण परिवर्तन की प्रक्रिया से भिन्न होना चाहिए। इसीलिए हमने संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में संशोधन की एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया। फिर है स्वतंत्र न्यायपालिका। संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संविधान के व्याख्यान और अभिभावक के रूप में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और ये विशेषता भारतीय संविधान में विद्यमान है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय एक स्वतंत्र निष्पक्ष निकाय है। वो संविधान की व्याख्या करता है, उसकी रक्षा करता है, विधियों की संवैधानिकता की जांच करता है। उपयुक्त विवेचन से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था की अधिकांश मौलिक विशेषताएं विद्यमान है।
शासन की दोहरी प्रणाली को अपनाया। संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन करता है। संविधान लिखित है, निश्चित है, कठोर है एवं सर्वोच्च है एवं एक स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की व्याख्याता और अभिभावक के रूप में कार्य करती है। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि भारतीय संविधान दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना करता है, जिसके केंद्र में संघ और परिधि में राज्य है। दोनों को संविधान द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में सार्वभौमिक शक्तियां प्रदान की गई है। संघ राज्यों का न तो एक ढीला ढाला संगठन है और नए राज्य संघ के प्रतिनिधि जिनकी शक्ति का स्रोत केंद्र है। दोनों की शक्तियों का स्रोत जो है वो संविधान है, अपने क्षेत्र में एक दूसरे से भिन्न और समस्तरीय है। अब उसके बाद अपन देखते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था, जिस पर विभिन्न विद्वानों ने विवादग्रस्त प्रश्न भी उठाए हैं, इश्यूज आया है, उसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण से कई विद्वान उसे अर्धसंघीय कहते हैं, अर्थात संविधान में एकात्मक प्रवृत्तियां भी प्रबल है। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था की सभी मौलिक विशेषताएं विद्यमान है, लेकिन विशेष परिस्थितियों के कारण इसमें एकात्मक संविधान की कुछ विशेषताओं को भी स्थान दिया गया है। पहली बात है शक्तिशाली केंद्र। संविधान निर्माता एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने देश के इतिहास से यानी अतीत को देखा। भूतकाल में कमजोर केंद्रीय सरकार के कारण भारत की राष्ट्र की एकता हमेशा नष्ट होती रही। इसके अतिरिक्त देश के विभाजन में भारत की एकता को गहरा धक्का पहुंचा। साथ ही देश में विविधता, संप्रदायवाद, जातिवाद, प्रांतीय भाषावाद, विघटनकारी प्रवृत्तियां विद्यमान थी। अतः देश की एकता को बनाए रखने के लिए संविधान में अनेक व्यवस्थाएं की थी। जैसे कि के.एम. मुंशी ने चेतावनी के संबंध में उल्लेखनीय है कि भारतीय इतिहास के गौरवपूर्ण दिन वे थे जबकि देश में एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार रहती थी। सर्वाधिक दुख में दिन उस समय प्रतीत होते हैं जब केंद्र ये शासन प्रांतों के फलस्वरूप नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार भारत में एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है जो हमारे संविधान में एकात्मक प्रवृत्ति की ओर दृष्टिगोचर होती है। फिर है शक्ति वितरण केंद्र के पक्ष में। केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघीय शासन का मूलभूत आधारभूत ढांचा होता है। हमारे संविधान में शक्तियों का वितरण इस प्रकार किया गया है कि केंद्र को राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्ति मिले। इस संबंध में 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में उल्लेखित विवरण व्यवस्था का अनुसरण किया गया है। संविधान की 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। मूल संविधान में 97 विषय थे जबकि राज्य सूची में केवल 66 विषय। अब इनकी संख्या में क्रमशः 99 और 61 हो गई। यद्यपि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकारों का कानून बनाने का समान अधिकार है, तथापि दोनों सरकारें उक्त विषय पर कानून बनाए। राज्य द्वारा पारित विधि केंद्र द्वारा पारित विधि के विपरीत होती है तो संघ की विधि प्रभावी होगी। राज्य द्वारा विधि जो है वो निलंबित हो जाएगी। राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र को विशेष परिस्थितियों में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। राज्यसभा या विधानसभाओं के आग्रह पर संकटकालीन उद्घोषणा की अवधि में और अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार, सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने के लिए संसद इस दिशा में कदम उठा सकती है। इसके अलावा कनाडा की भांति अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपी गई है। इसे सूची में 47 के स्थान पर आज विषय 52 है। इस प्रकार भारतीय शक्तियों के विभाजन से हम स्पष्ट रूप से ये देख पा रहे हैं कि संघ सरकार को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया। राज्यों की शक्तियां बहुत ही सीमित है। तो उसके बाद है संकटकालीन प्रावधान या उद्घोषणा, जो भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में उत्पन्न आपात 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360 जैसे प्रावधान किए गए हैं। संविधान राष्ट्रपति को संकटकालीन अधिकार देता है। संकटकालीन उद्घोषणा 3 परिस्थितियों में होती है जो मैंने अभी बताई है आपको, और इन परिस्थितियों के अंदर मुख्यतः भारतीय संघीय व्यवस्था का जो स्वरूप है वो पूर्णतः एकात्मक में हो जाता है। राज्य की स्वायत्तता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। फिर है राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वे इसकी इच्छा प्रसाद पर्यंत ही पद पर रहते हैं। राज्य शासन का संवैधानिक प्रमुख होते हुए भी केंद्र सरकार के एजेंट अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है और इसके माध्यम से भी केंद्र राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित रखता है। मौलिक बातों में एक रूपता। देश के कानून, शासन, न्याय पद्धति, अन्य प्रशासनिक मामलों में एक रूपता लाने की चेष्टा की गई है। संपूर्ण देश के लिए अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था है। सारे देश के लिए इकहरी न्याय व्यवस्था है जिसके सुप्रीम शिखर पर सुप्रीम कोर्ट है। सारे देश के लिए एक समान दीवानी फौजदारी कानून है। सभी राज्यों में प्रशासन का ढांचा
लगभग एक है और जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं वो प्रमुख के रूप में नौकरशाही में काम करते हैं। फिर है राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है। संघीय राज्य की विशेषता है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में उच्च सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। भारत में राज्यसभा में राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व नहीं देकर एक प्रमुख संघीय सिद्धांत का उल्लंघन किया और हमने राज्यों को जनसंख्या के आधार पर दूसरे सदन में प्रतिनिधित्व दिया है। उसके बाद है राज्यों का प्रत्यक्ष संविधान नहीं। अमेरिका, स्विट्जरलैंड और पूर्व सोवियत रूस में संघीय ढांचे के अंतर्गत इकाइयों का अपना निजी अलग से संविधान है, लेकिन भारत में एक ही संविधान में केंद्र राज्य सरकारों का उल्लेख है, राज्यों का अपना प्रत्यक्ष कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। फिर महत्वपूर्ण बात है नागरिकता। इकरी नागरिकता अमेरिका, स्विट्जरलैंड और अन्य संघीय व्यवस्था वाले देशों में दो प्रकार की नागरिकता होती है, एक संपूर्ण देश का अर्थात नागरिक और दूसरा उस इकाई का जिसमें वो रहता है। इसके विपरीत भारत में केवल एक ही नागरिकता पाई जाती है, व्यक्ति संपूर्ण देश का नागरिक है, राज्यों की प्रत्यक्ष नागरिकता नहीं है, अर्थात हम भारत के ही नागरिक है, राजस्थान के, यूपी, बिहार के नागरिक नहीं है। फिर उसके बाद है राज्यों की वित्तीय मामलों में केंद्र पर निर्भरता यानी वित्तीय स्वायत्ता बहुत ही राज्यों की कम है। धन के अभाव में राज्यों को सदैव केंद्रीय सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके कारण ये है कि संविधान द्वारा प्रदत्त राजस्व के साधन उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को कई हालातों में राज्य के जो अंश होता है उसको पुनः निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया है। फिर संसद को राज्यों के नाम, सीमा आदि में बदलाव का अधिकार। भारतीय संविधान का भाग 1 जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है उल्लेखित है, उसमें 2 और 3 जो अनुच्छेद है उसमें एक रोचक बात यह है कि संसद साधारण बहुमत से, साधारण विधि से किसी भी राज्य के नाम में बदलाव कर सकती है, उसकी सीमा में बदलाव कर सकती है, किसी नवीन राज्य का पुनर्गठन कर सकती है। इस प्रकार राज्यों के ऊपर डिसीजन यद्यपि राज्य विधानसभा से पूछा जाता है, लेकिन उसकी यस नो को माने या न माने ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। और जब सदन ऐसा प्रस्ताव कर देती है और साधारण बहुमत से यानी संसद के दोनों सदन उसे पास कर देते हैं तो वो पारित मान लिया जाता है। फिर है राज्य विधेयकों पर केंद्र का अधिकांश राज्यों के विधेयक है जो राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे जाते हैं, जिसमें स्वीकृति के लिए जरूरी होता है राज्यपाल को अधिकार है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। इस प्रकार से हम यदि देखें तो भारतीय संघीय व्यवस्था के स्वरूप में हमें नजर आता है कि यद्यपि संविधान में संघीय शासन के सभी लक्षण मौजूद है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे तत्व भी भारतीय संघीय व्यवस्था में विद्यमान है जिससे ये कहा जा सकता है कि मूल रूप से भारतीय संघात्मक शासन की स्थापना करता है संविधान, लेकिन साथ ही उसके आत्मा एकात्मक है, अर्थात संविधान में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो संघीय ढांचे को एकात्मकता के अनुकूल बनाते हैं। तो इस प्रकार से संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक लक्षणों से युक्त एकात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।